हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस। कैसे हो आप सब? हमारे चैनल कॉम्पिटिटिव गुरु में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि इस चैनल पर हम अभी आप लोगों के लिए खासकर एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए मॉडर्न हिस्ट्री का टॉपिक वाइज वीडियो लेकर के आ रहे हैं। और आप लोग देख भी चुके होंगे कि इससे पहले मैं 2 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, जो कि यूरोपीय कंपनियों के आगमन से था। जिसमें से एक वीडियो आपका सब्जेक्टिव था, जिसमें आपको पूरा सब्जेक्टिव वाइज को आपको पॉइंट बाय पॉइंट बताए हैं, और दूसरा क्वेश्चन उसका पूरा की पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था। दूसरा जो वीडियो था वो पूरा की पूरा आपका ऑब्जेक्टिव था। तो मतलब एक सब्जेक्टिव और एक ऑब्जेक्टिव वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ, और इसी तरीके का सीरीज़ हमारा आगे भी रहेगा। एक वीडियो आपका हर टॉपिक का सब्जेक्टिव रहेगा और अगला वीडियो आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा। इससे फ़ायदा ये होगा कि जो सब्जेक्टिव में जो चीज़ आप पढ़े हुए रहेंगे, उसी को जब आप ऑब्जेक्टिव के रूप में अटेम्प्ट कर लेंगे तो वो टॉपिक जो होगा वो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। मतलब कि वो दिमाग में आपके बैठ जाएगा कि जो चीज़ हम पढ़े हैं वो समझ में आ जाएगा कि कैसे क्वेश्चन में पूछा जाता है और किस तरीके से क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है। और ये बहुत ज़रूरी होता है कि किसी भी टॉपिक्स को पढ़ने के बाद उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अटेम्प्ट करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, और ख़ास करके वैसे एग्ज़ाम के लिए जो ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम होता हो। ठीक है। जैसे आपका रेलवे हो गया, फिर उसके बाद एसएससी हो गया, फिर ईपीएफओ आने वाला है वो हो गया, दरोगा हो गया, ये सब के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये। ठीक है। तो अगला वीडियो हम आपका लेकर के आ चुके हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये मुग़ल काल से रिलेटेड ये टॉपिक रहेगा। ठीक है। आपकी मॉडर्न हिस्ट्री का सबसे पहला टॉपिक यूरोपीय कंपनियों का आगमन होता है, जो आ चुका है। और सेकंड टॉपिक होता है मुग़ल काल। और वो भी मुग़ल काल कौन सा? 2 काल होता है, एक होता है प्रारंभिक मुग़ल काल और दूसरा होता है उत्तर मुग़ल काल। तो आपको प्रारंभिक मुग़ल काल के बारे में नहीं पढ़ना है जो यहाँ शो हो रहा। ठीक है। वो आपको मेडाइवल हिस्ट्री का पार्ट है। प्रारंभिक मुग़ल काल जो है वो मेडाइवल हिस्ट्री का पार्ट है, जबकि उत्तर मुग़ल काल जो है, जो औरंगज़ेब के बाद से स्टार्ट होता है। ठीक है। औरंगज़ेब के बाद से स्टार्ट होता है, उसका जो वो जो है हमको मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ना है आपको। ठीक है। तो प्रारंभिक मुग़ल काल के बारे में भी हम लोग थोड़ा सा जान लेंगे कि इसमें कौन कौन से राजा आते हैं, कहाँ से इनका शासन शुरू हुआ और कहाँ जाके इनका ख़त्म हुआ, और फिर उत्तर मुग़ल काल कहाँ से स्टार्ट होता है। ठीक है। तो इन सब के बारे में हम लोग थोड़ा हल्का हल्का पढ़ेंगे, उनका डेट पढ़ेंगे कि इन्होंने कब से कब तक किया, ये भी एग्ज़ाम में कभी कभी पूछ लेता है। और उसके बाद मेन जो पॉइंट है वो हम लोग आगे से स्टार्ट करेंगे उत्तर मुग़ल काल के बारे में। यहाँ से आपका स्टार्ट होता है। ये आपका स्टार्ट होता है औरंगज़ेब के बेटे से। औरंगज़ेब के बाद और औरंगज़ेब तक, बाबर से लेकर औरंगज़ेब तक प्रारंभिक मुग़ल काल रहता है। और औरंगज़ेब के बाद उनके जो बेटे आते हैं, बहादुर शाह प्रथम से लेकर के अब बहादुर शाह द्वितीय तक, जिसको हम लोग बहादुर शाह ज़फ़र भी कहते हैं। इनका यहाँ से यहाँ तक का जो काल चलता है वो उत्तर मुग़ल काल होता है, और यही आपकी मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट है, सेकेंड टॉपिक है। ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। और हाँ, प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को देखने से पहले एक छोटा सा सब्सक्राइब का बटन होगा और उसके बगल में एक बेल का आइकन लगा हुआ होगा, प्लीज़ उसको क्लिक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें और लाइक कर दें, ताकि इससे हमको मोटिवेशन मिलता रहे आगे वीडियो बनाने का। अगर आपको पसंद आए तभी करें, नहीं पसंद आए तो वो आपकी मर्ज़ी है, आप छोड़ सकते हैं। ठीक है। चलिए, तो हम लोग प्रारंभिक मुग़ल काल के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, होता क्या है कि मुग़ल काल को 2 पार्ट में बांटा गया, हम अभी बता चुके हैं, प्रारंभिक मुग़ल काल और उत्तर मुग़ल काल। तो प्रारंभिक मुग़ल काल में मुग़ल की शुरुआत होती है भारत में। ये स्टार्टिंग किसने किया था? बाबर ने। सबसे पहले 1526 में इन्होंने पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था, ये लोधी वंश से, इन्होंने लोधी वंश को हरा करके इन्होंने यह मुग़ल वंश की स्थापना की थी बाबर ने भारत में। ठीक है। तो ये बाबर जब भारत में आए तो इन्होंने कब से कब तक राज किया? जो सबसे पहला मुग़ल वंश का राजा बाबर था, 1526 से लेकर 1530 तक राज करता है। ठीक है। और 1530 में वह इनकी मृत्यु हो जाती है। मतलब 4 साल कम से कम ये भारत पर राज करते हैं। ठीक है।
और उसके बाद बाबर के बाद आपके आते हैं हुमायूं। ठीक है, तो ये सारे इनके बेटे हैं। ठीक है, बाबर का बेटा आपका हुमायूं, हुमायूं का बेटा अकबर, अकबर का बेटा जहांगीर, जहांगीर का बेटा शाहजहां और शाहजहां का बेटा औरंगज़ेब। तो इसी तरीके से सारा चल रहा था। तो सबसे पहले 1526 से 30 तक किसने राज किया? बाबर ने। ये डेट याद रखिएगा, 1526 से 1530। 1526 में पहला पानीपत का युद्ध हुआ था और इसी वक्त से स्टार्ट हुआ था मुग़ल काल। तो बाबर ने कब से कब तक किया? 26 से 30। और उसके बाद हुमायूं आ जाते हैं, ये 1530 से 1540 तक, मतलब 10 साल राज करते हैं। ठीक है, हुमायूं। लेकिन 40 के बाद ये बीच में भारत छोड़ करके कहीं दूसरी जगह चले जाते हैं। ठीक है, हुमायूं 1530 से 1540 तक भारत में राज करते हैं और उसके बाद शेर शाह सूरी इन पर अटैक कर देते हैं और इनसे बचने के लिए ये क्या करते हैं, किसी दूसरी जगह जाकर के छिप जाते हैं। और तब तक ये 40 से लेकर के 55 तक, मतलब 15 साल का जो गैप था, उसमें मुग़ल काल में कौन आ जाता है? शेर शाह सूरी आ जाते हैं और वो राज करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो 1530 से 1540 तक हुमायूं ने राज किया। उसके बाद 40 के बाद ये 40 से लेके 55 तक 15 साल शेर शाह सूरी आ गया और वो राज करने लगा। और फिर क्या होता है कि 1555 में हुमायूं फिर से बाहर के राजाओं की मदद लेकर के और उनकी सेनाओं को लेकर के आते हैं और फिर से शेर शाह सूरी को हटाते हैं और अपने राज्य की स्थापना कर लेते हैं। तो 1555 से 1556 तक ये फिर शासन करते हैं 1 साल के लिए और उसके बाद 1556 में इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो बाबर ने 1526 से 30 तक किया। उसके बाद उनके बेटा हुमायूं आए, 1530 से 40, 10 साल तक किए। और उसके बाद 40 से 55 तक गैप आ गया बीच में, जहां शेर शाह सूरी आ गए थे, राज करने लगे थे। ठीक है, और उनके डर से ये हुमायूं बाहर चले गए थे और बाद में फिर हुमायूं आते हैं अपनी बाहर की सेनाओं को लेकर के और उनको शेर शाह सूरी को हरा के 55 से 56 1 साल फिर राज करते हैं और 56 में इनकी क्या होती है? मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो फिर हुमायूं का बेटा आता है अकबर, जो कि बहुत ही बड़ा राजा माना जाता है पूरे मुग़ल इतिहास में। ठीक है, तो अकबर आते हैं और अकबर का काल कब से कब तक रहता है? तो ये 1556 से लेकर के 1605 तक ये राज करते हैं। सबसे लंबे समय तक यही मुग़ल काल में भारत में राज करते हैं और इन्हीं के समय सबसे ज़्यादा पूरे भारत में इनके साम्राज्य का विस्तार भी इन्हीं के समय हुआ था। ठीक है, तो अकबर ने कब से कब तक किया? 1556 से लेके 1605 तक। 1605 में इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, उसके बाद अकबर के बाद आते हैं जहांगीर, उनका बेटा जहांगीर था, वो राज करते हैं। ये कब से कब तक? तो 1605 से लेके 1627 तक। ठीक है, ये डेट याद रखना है। जहांगीर ने 1605 से 1627। अकबर कब से कब तक थे? तो 1556 से 1605। हुमायूं कब से कब तक? तो 1530 से 40, 10 साल और फिर 1 साल के लिए 1555 से 56। 15 साल गैप के बाद फिर 1 साल आते हैं 1555 से 56 और 56 में इनकी मृत्यु हो जाती है। फिर अकबर 56 से 1605 और जहांगीर 1605 से 1627। आशा करते हैं कि आपको पूरा याद हो गया होगा अच्छे से। ठीक है, और उसके बाद फिर 1627 में जहांगीर की मृत्यु हो जाती है। तो उसके बाद शाहजहां, इनके बेटे शाहजहां आते हैं। ये 1627 से 1657 तक राज करते हैं, मतलब पूरी 30 साल। ठीक है, तो ये तो इनका डेट कब से कब तक था? जो 1627 से 1657। और उसके बाद फिर आते हैं औरंगज़ेब, शाहजहां का बेटा फिर औरंगज़ेब आता है। ये राज करते हैं 1658 से लेके और 1707 तक। कहीं कहीं 1657 भी देता है। 1657 से लेके 1707 तक ये राज करते हैं और 1707 में 3 मार्च 1707 को औरंगज़ेब की मृत्यु हो जाती है और यहीं से प्रारंभिक मुग़ल काल जो है वो समाप्त हो जाता है। ठीक है, मतलब प्रारंभिक मुग़ल काल में जितने भी 6 राजा आए वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल थे और बहुत ही वेल ऑर्गेनाइज्ड थे। मतलब इनके समय इन लोगों को राज करने का पूरा तरीका अच्छे से मालूम था। इन लोगों के समय अच्छे से पूरा विस्तार हो रहा था पूरे भारत में इनके साम्राज्य का। ठीक है, लेकिन औरंगज़ेब के मरने के बाद उसके बाद जो मुग़ल काल स्टार्ट हुआ वो धीरे धीरे डाउन होता गया। मतलब उन लोगों को पूरी तरीके से सही तरीके से उतना आइडिया नहीं था कि किस तरीके से राज्य करना है और किस तरीके से शासन करना है। ठीक है, तो अब हम लोग आते हैं औरंगज़ेब के बाद, अब ये प्रारंभिक काल ख़त्म होता है तो अब हम लोग उत्तर मुग़ल काल में आते हैं। यही हम लोगों का मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट है। ठीक है, तो मॉडर्न हिस्ट्री में हम लोगों को इन्हीं लोगों के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ना है कि किसको किस नाम से जाना जाता है, किसने क्या किया, ये सारा चीज़।
ठीक है। तो आइए अब हम लोग एक एक करके देखते हैं। पहले तो हम लोग इन सारे राजाओं के बारे में और इनके डेट जानेंगे कि इन लोगों ने कब से कब तक किया, क्योंकि कभी कभी डेट भी पूछ देता है तो इसको याद रखना है। ठीक है, तो खेल खेल में ये सब याद हो जाएगा, आपको इतना डरने की ज़रूरत नहीं है। चलिए, तो होता क्या है कि औरंगज़ेब के बेटे सबसे औरंगज़ेब का एक बेटा होता है मुअज़्ज़म। यही क्या होता है कि बहादुर शाह प्रथम के नाम से ये राजा बनता है। ठीक है, ये राजा बनता है और अपना नाम क्या रख देता है, बहादुर शाह प्रथम। ठीक है, तो ये जो है वो 1707 से 1712 तक भारत में राज करते हैं, राजा बनते हैं, मुगल के राजा बनते हैं। कौन? 1707 से 1712 तक बहादुर शाह प्रथम। ठीक है, और एक चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो आपको याद रखना है कि बहादुर शाह प्रथम को शाह बेखबर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, बाकी इनकी हिस्ट्री हम लोग पूरा डिटेल में पढ़ेंगे कि इनको क्या किस नाम से जाना जाता है, ये क्या करते थे, कौन कौन सा क्या क्या अच्छा काम इन्होंने किया, क्या गलत किया, ये सारी चीज़ हम लोग आगे डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो बहादुर शाह प्रथम 1707 से 1712 तक इन्होंने राज किया। ठीक है, और इन्हें शाह बेखबर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, दूसरे हैं आपको जहांदार शाह। ठीक है, बहादुर शाह के बाद आते हैं जहांदार शाह। ये आते हैं 1712 से 1713 तक। ठीक है, एक साल राज करते हैं। ये उतने अच्छे राजा नहीं होते हैं, ये तो ज़बरदस्ती इनके वज़ीर की मदद से, इन लोगों के जो वज़ीर थे वो ज़्यादा पावरफुल थे, तो उन्हीं की मदद से इनको जहांदार शाह को राजा बना दिया जाता है। ठीक है, तो ये बस एक साल के लिए बनते हैं, 1712 से 1713 तक के लिए। और इनको लंपट मूर्ख के नाम से जाना जाता है। ये जो यहाँ पर जो आपका जो निक नेम बताया जा रहा है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे कई बार एग्जाम पूछा जा चुका है कि लंपट मूर्ख के नाम से किसे जाना जाता है, तो जहांदार शाह को। ये एकदम मूर्ख बादशाह था। ठीक है, तो जहांदार शाह एक साल के लिए राज किए, 12 से लेकर 13 तक। इनको लंपट मूर्ख के नाम से जाना जाता है। शाही बेखबर किसको जाना जाता है, तो बहादुर शाह प्रथम को। ठीक है, और उसके बाद अगले राजा आते हैं फर्रुखशियार। फर्रुखशियार के बारे में हम लोग आगे डिटेल में अच्छे से पढ़ेंगे कि इन्होंने 1713 से लेके 1719 तक इन्होंने राज किया था। ठीक है, तो 1713 से 1719 कौन? फर्रुखशियार। और इन्हें घृणित कायर के नाम से जाना जाता था। ठीक है, इनको घृणित कायर के नाम से जाना जाता था। थोड़ा सा क्रूएल राजा थे ये। ठीक है, तो इनको किस नाम से जाना जाता है, घृणित कायर। और लंपट मूर्ख के नाम से किसको, जहांदार शाह। और शाह बेखबर के नाम से किसको जाना जाता है, बहादुर शाह प्रथम को। तो याद हो गया होगा आप लोगों को। चलिए अब आगे हम लोग आते हैं। तो पहला तो बहादुर शाह प्रथम हो गया, उसके बाद जहांदार शाह हो गया, उसके बाद फर्रुखशियार हो गया। उसके बाद अब दो ऐसे राजा आते हैं जो कि उतने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं हैं और बहुत ही कम समय के लिए ये लोग आते हैं। ठीक है, तो दूसरे राजा आते हैं रफ़ीउद्दरजात। ये 1719 में आते हैं, 6 महीने के लिए बस आते हैं। 6 महीने के बाद इनकी मृत्यु हो जाती है किसी बीमारी के चलते। ठीक है, और उसके बाद ठीक उसके अगले राजा बनते हैं रफ़ीउद्दौला। ये भी 1719 में ही आते हैं, ये भी 6 महीने के लिए आते हैं और इनकी भी मर जाते हैं, मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो चौथे राजा कौन हो गए, फर्रुखशियार के बाद आते हैं रफ़ीउद्दरजात और उसके बाद आते हैं रफ़ीउद्दौला। 1719 में, ये भी 1719 में 6 महीने के लिए आते हैं। उनके बाद इनकी नौ की मृत्यु हो जाती है किसी बीमारी या किसी वजह से। ठीक है, तो ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, इससे एग्जाम में उतना नहीं पूछता, इन लोगों से पूछता है। ठीक है, अब उसके बाद आते हैं रफ़ीउद्दौला के बाद अब मोहम्मद शाह आते हैं। ठीक है, तो मोहम्मद शाह, ये सब इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ से मोहम्मद शाह आपको 1719 से 1748 तक। ठीक है, कब से कब तक, 19 से लेकर के 48 तक। कौन? मोहम्मद शाह भारत में राज करते हैं, राजा बनते हैं, मुगल राजा। इनको किस नाम से जाना जाता है, तो रंगीला बादशाह के नाम से जाना जाता है। थोड़ा रंगीले मिजाज के थे इसलिए इनको किस नाम से जाना जाता है, रंगीला बादशाह। किसको? मोहम्मद शाह को। और उसके बाद फिर आते हैं अहमद शाह। अहमद शाह कब से कब तक रहते हैं, तो 1748 से लेकर 54 तक। ठीक है, 48 से 54 कौन रहते हैं, 6 साल तक, अहमद शाह। तो पहले आप क्या आएंगे, मोहम्मद शाह, उसके बाद फिर आएंगे अहमद शाह। ठीक है, तो कौन कौन हो गए, एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए। पहले हो गए बहादुर शाह प्रथम, 1707 से कब तक, 12, रिवाइज कर लीजिए। और उसके बाद आते हैं जहांदार शाह, कब से कब तक, 12 से 13, 1 साल के लिए। उसके बाद आते हैं फर्रुखशियार, 13 से लेके 19 तक। ठीक है, इनको किस नाम से जाना जाता है, घृणित कायर। ठीक है, लंपट मूर्ख के नाम से किसको जाना जाता है, तो जहांदार शाह को। और शाही बेखबर के नाम से किसको जाना जाता है, तो बहादुर शाह प्रथम को। ठीक है, और उसके बाद फिर दो छोटे छोटे राजा आते हैं 6 महीने के लिए, रफ़ीउद्दरजात और रफ़ीउद्दौला, जो कि उतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है,
तो उसके बाद फिर आते हैं मोहम्मद शाह, फिर उसके बाद अहमद शाह। तो मोहम्मद शाह आपके 1719 से 48 तक, और फिर अहमद शाह आपके आते हैं 1748 से 54 तक, ये याद रखिएगा। और उसके बाद फिर आपके आते हैं मोहम्मद शाह, अहमद शाह हो गए। उसके बाद अब आपके जो भी राजा आएंगे वो सब में द्वितीय लगा रहेगा। मतलब अब आ रहे हैं आपको आलमगीर द्वितीय 1754 से 58 तक, 4 साल। आलमगीर द्वितीय 54 से 58। उसके बाद शाह आलम द्वितीय आए कब से कब तक, 1759 से 1806 तक, 1806 तक, ठीक है। तो आलमगीर द्वितीय 54 से 58, शाह आलम द्वितीय 59 से 1806 तक। उसके बाद अकबर द्वितीय आते हैं 1806 से 1837 तक। तो आपको ये सब द्वितीय याद रखना है कि कौन कौन, आलमगीर द्वितीय, शाह, उसके बाद शाह आलम द्वितीय, उसके बाद अकबर द्वितीय, और सबसे आखिर में आते हैं बहादुर शाह द्वितीय। मतलब इन सब में सेकंड 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 लगा हुआ है, ठीक है। तो इन लोगों को याद रखना, आलमगीर द्वितीय 54 से 58, शाह आलम द्वितीय 59 से 1806 तक थे, अकबर द्वितीय थे 1806 से 37, और बहादुर शाह द्वितीय 1837 से 57 थे। और बहादुर शाह द्वितीय को बहादुर शाह जफ़र के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो बस आपको ये याद रखना है कि डेट आप लोगों को सिर्फ इतना दूर का डेट याद रखना है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से ले करके आप लोग को बहादुर शाह प्रथम से ले करके आप लोगों को अहमद शाह तक का डेट आप लोगों को अच्छे से याद रखना है। उसके बाद आलमगीर द्वितीय से लेकर के बहादुर शाह द्वितीय तक अगर आप नहीं भी याद रखते हैं तो उतना कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन फिर भी हम कहेंगे कि आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, क्योंकि कभी कभी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में भी सजाने को दे देता है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि पहले कौन आते हैं उसके बाद कौन आते हैं, ठीक है। इसीलिए हम खूब अच्छे से यहाँ पर आपको सजा के बना के PDF के रूप में दे दिए हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और धीरे धीरे इन सब के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए आगे आते हैं। अब थोड़ा सा इसके बारे में भी आप लोगों को जान लेना है कि हुआ क्या था कि पहले जितनी भी मैक्सिमम स्टेट, मैक्सिमम राज्य थे वो मुग़ल के अंडर में आते थे सब। लेकिन जैसे जैसे मुग़ल कमज़ोर होने लगा, उत्तर मुग़ल काल की स्टार्ट हो गई, तो उसके बाद जितने भी राजा आ रहे थे वो बहुत ही उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थे, बहुत ही कमज़ोर थे वे लोग, और उन लोगों को उतना आइडिया नहीं था कि किस तरीके से शासन करना है। तो इसीलिए उनसे, मुग़ल से धीरे धीरे जो स्टेट पहले थे वो अब टूटने लगे और नए स्टेट बनने लगे। जैसे यहाँ पर कुछ नए स्टेट का फॉर्मेशन हुआ था जो पहले किसके भाग थे, मुग़ल के। तो अवध, अवध का संस्थापक किसे माना जाता है, तो ये याद रखिएगा, अवध का संस्थापक सादत खां को माना जाता है, ठीक है। सादत खां, इन्होंने अवध की स्थापना मुग़लों से अलग हट के की थी, ठीक है। तो पहले अवध भी मुग़ल में था, तो उसको हटा के अलग करके अपनी इन्होंने स्थापना किया था और उसके नवाब बन गए थे, ठीक है, अवध के नवाब। तो इनकी स्थापना किसने की थी, तो सादत खान ने। ये भी एग्जाम में कई बार पूछता है, इसलिए हम खास करके यहाँ ये स्टार दे करके हम आपको लिखे हैं, ठीक है। कि एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अवध के संस्थापक कौन है, तो सादत खान है। बंगाल के संस्थापक कौन है, तो इनके बंगाल के संस्थापक मुर्शिद कुली खां। सबसे ज़्यादा बार पूछा हुआ ये क्वेश्चन है कि बंगाल के संस्थापक, बंगाल की स्थापना किसने की थी मुग़ल से अलग करके, तो मुर्शिद कुली खां ने ही किया था, ठीक है। और उस समय जो बंगाल आता था वो खाली अकेला बंगाल नहीं था, उसमें 3 राज्य एक साथ मिले हुए थे, बंगाल, बिहार और उड़ीसा, ये तीनों मिला करके एक बंगाल होता था। अभी ना बाद में ना ये बिहार और उड़ीसा अलग हो गया, लेकिन पहले बंगाल, बिहार और उड़ीसा ये तीनों एक में आते थे। तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा ये स्टेट होगा बंगाल। और इसी की स्थापना मुग़ल से अलग करके मुर्शिद कुली खां ने किया था, ठीक है। अब उसके बाद आते हैं हैदराबाद के संस्थापक। तो हैदराबाद के संस्थापक कौन है, तो चिनकिलिच खां, ठीक है। चिनकिलिच खां, इनको याद रखना है, हैदराबाद के संस्थापक चिनकिलिच खां। और कर्नाटक के संस्थापक थे सादतुल्ला खां, ठीक है। तो दोनों में कन्फ्यूज़न होगा, ये याद रखिएगा। अवध के संस्थापक सादत खां हैं और कर्नाटक के संस्थापक सादतुल्ला खां हैं, ठीक है। तो फिर से एक बार रिवाइज कर लें। अवध के संस्थापक कौन है, सादत खां। बंगाल के संस्थापक मुर्शिद कुली खां। हैदराबाद के संस्थापक चिनकिलिच खां। और कर्नाटक के संस्थापक सादतुल्ला खां थे। तो इन सारे का नाम याद रखना है कि किसकी स्थापना किसने की, ठीक है। तो उसके बाद ये एग्ज़ाम में आपसे हमेशा पूछा जाता है और आने वाले एग्ज़ाम में आपको मिलेगा भी, तो इसीलिए इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए अब हम लोग डिटेल में सारे राजाओं के बारे में आते हैं, एक एक करके पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले राजा के बारे में हम लोग जाने, बहादुर शाह प्रथम के बारे में, ठीक है। तो इनके बारे में हम लोग जानते हैं, इन्होंने कब से कब तक किया था राज, तो 1707 से लेकर के 1712 तक। तो चलिए आते हैं इनके बारे में जानते हैं।
तो हम लोग जैसा कि जानते हैं कि औरंगज़ेब के 3 पुत्र थे। कौन कौन? मुअज़्ज़म, आज़म और कामबख्श। याद रखिएगा, औरंगज़ेब के 3 बेटे थे, मुअज़्ज़म, आज़म और कामबख्श। ठीक है, लेकिन इन तीनों में से राजा कौन बनता है मुग़ल का राजा? तो ये बनते हैं आपको मुअज़्ज़म बनते हैं। ठीक है, मुअज़्ज़म अपने दोनों भाई आज़म और कामबख्श से युद्ध करके इनको हरा देते हैं और अपने राजा बन जाते हैं। किस नाम से? तो मुअज़्ज़म नाम से नहीं, बहादुर शाह प्रथम के नाम से। ठीक है, बहादुर शाह के नाम से राजा बन जाते हैं। ठीक है, जिनको हम लोग बहादुर शाह प्रथम कहते हैं। ठीक है, तो और इन्होंने अपनी इनको उपाधि दी गई थी किस चीज़ की? शाह बेखबर की, जो हम पहले आपको बता चुके हैं। तो बहादुर शाह प्रथम मुअज़्ज़म को किस नाम से जाना जाता था? तो शाह बेखबर के नाम से। तो इन्होंने क्या हुआ था कि इन्होंने 2 युद्ध लड़ा था। किसने? मुअज़्ज़म ने अपने दोनों भाई से। तो पहला युद्ध था जजाऊ का युद्ध। ठीक है, ये आगरा के पास लड़ा गया था। किसके साथ लड़ा गया था? तो मुअज़्ज़म ने अपने भाई आज़म के साथ लड़े थे और उसको पराजित कर दिया था, मतलब उसको हरा दिए थे। ठीक है, तो जजाऊ का युद्ध आगरा के पास लड़ा गया था, मुअज़्ज़म ने अपने भाई आज़म को हरा दिया था। उसके बाद अगला युद्ध बीजापुर का युद्ध था, जिसमें मुअज़्ज़म ने अपने दूसरे भाई कामबख्श को हराया। ठीक है, और इन दोनों युद्ध में अपने दोनों भाई को हराने के बाद वे मुग़ल की राजा बन जाते हैं। कौन? मुअज़्ज़म। किस नाम से? तो बहादुर शाह प्रथम के नाम से। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ लिखा है कि यह युद्ध जीत कर मुअज़्ज़म जो है वो बहादुर शाह प्रथम के नाम से राजा बन जाते हैं। ठीक है, तो आप समझ में आ गया ना कि बहादुर शाह प्रथम कौन थे, किसके बेटे थे, इनका मूल नाम क्या था? तो इनका मूल नाम क्या था? मुअज़्ज़म था। ठीक है, अब आइए मुअज़्ज़म के बारे में हम लोग जो जानना था, बहादुर शाह प्रथम के बारे में जान गए। इसी में से आपको सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इन सारे पॉइंट को आपको टू द पॉइंट सबको याद रखना है। ठीक है, अब आगे आइए। मुअज़्ज़म के बाद आते हैं बहादुर शाह प्रथम के बाद आते हैं आपको जहांदार शाह। ठीक है, ये एकदम मूर्ख राजा था, इनको कुछ भी राज करने नहीं आता था। ये तो सिर्फ और सिर्फ अपने वज़ीर की मदद से राजा बन गया था। राजा नाम का था, लेकिन सारा पावर वज़ीर के हाथ में था। ठीक है, तो ये जहांदार शाह जो थे वो कब से कब तक बने? 1712 से 1713 तक। ठीक है, ये कब से कब तक बने? 1712 से 1713 तक ये राजा बनते हैं, सिर्फ और सिर्फ 1 साल के लिए। ठीक है, तो इनका इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? तो ये एक कमज़ोर राजा थे, हम पहले भी बता चुके हैं। इन्हें हम लोग लंपट मूर्ख के नाम से जानते हैं। ठीक है, और अगला क्या है कि ये किसकी मदद से, ये भी पूछा जाता है अक्सर एग्जाम में कि जो जहांदार शाह थे वो किसकी मदद से राजा बने थे? तो ये अपने वज़ीर जुल्फ़िकार खां की मदद से। ठीक है, जुल्फ़िकार खां की मदद से ये राजा बनते हैं। ठीक है, और एक और चीज़ याद रखना है कि ये जो थे वो लाल कुंवरी नामक एक वैश्य के साथ प्रेम संबंध होने के कारण ये चर्चा में थे बहुत ज़्यादा, और इसीलिए इनका ध्यान शासन में कम नहीं रहता था और यहाँ ज़्यादा रहता था। तो ये भी एग्जाम में पूछा गया है कि इनका किसके साथ संबंध था? तो लाल कुंवरी नामक एक वैश्या के साथ इनका संबंध था, इसीलिए ये और भी ज़्यादा चर्चा में थे। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना है, ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है। अब आगे आते हैं। सैयद बंधुओं के सहयोग से फर्रुखशियर जहांदार शाह की हत्या कर देता। अब एक नया आदमी यहाँ पर आता है, सैयद बंधु। इनके बारे में याद रखिएगा, इस सैयद बंधु को किंग मेकर के नाम से जाना जाता है। यहाँ से उदय होता है इन लोगों का, सैयद बंधुओं का, जिसमें 2 भाई होते हैं। ठीक है, तो ये दोनों भाई को एक साथ सैयद बंधु के नाम से बुलाया जाता था। तो यही क्या करते थे, सब राजाओं को राजा बनाते थे। ठीक है, जिसको चाहते थे ये लोग राजा बनाते थे। तो इन्होंने क्या किया कि फर्रुखशियर की मदद से इन्होंने जहांदार शाह की हत्या करवा देते हैं और मुग़ल का अगला राजा फर्रुखशियर को बनवा देते हैं। ठीक है, तो जहांदार शाह में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ मिला? लंपट मूर्ख के नाम से जाना जाता है, जुल्फ़िकार खां की मदद से ये राजा बने थे, ये कई बार पूछा गया है। लाल कुंवरी नामक वैश्या के संबंध में होने के कारण ये चर्चा में थे, और सैयद बंधुओं ने फर्रुखशियर की मदद लेकर इनकी हत्या कर देते हैं। ठीक है, और उसके बाद अब अगला राजा कौन बनता है? फर्रुखशियर आता है। ठीक है, तो ये कब से कब तक बनते हैं? तो 1713 से लेकर के 1719 तक। ठीक है, तो चलिए यहाँ देखते हैं।
सैयद बंधु जिनका नाम कौन कौन थी हैं, तो अब्दुल्ला खां और हुसैन खां, ये भी याद रखिएगा। ये सैयद बंधु किसको कहा जाता था, कौन दो भाई थे, तो ये अब्दुल्ला खां और हुसैन खां, ये दो भाई थे जिनको हम लोग सैयद बंधुओं के नाम से जानते हैं। और इन्हीं को किंग मेकर भी कहा जाता है। कई बार इसके बारे में पूछा गया है कि किंग मेकर किसको कहा जाता है, तो सैयद बंधुओं को। ये सैयद बंधु कौन थे, तो अब्दुल्ला खां और हुसैन खां। ठीक है, तो यही जिसका चाहते थे वो राजा बना देते थे। तो जहांदार शाह की हत्या करवा के ये फ़र्रुखशियर को क्या करते हैं, राजा बना देते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम लिख भी दिए हैं कि सैयद बंधुओं को किंग मेकर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इन्होंने जय सिंह को सवाई की उपाधि दी थी, याद रखिएगा। किसने, फ़र्रुखशियर ने। क्योंकि ये पॉइंट किसके बारे में बता रहा है, फ़र्रुखशियर के बारे में बता रहा है कि फ़र्रुखशियर ने जय सिंह जो राजा थे इनको सवाई की उपाधि दी थी, जिसे हम लोग सवाई जय सिंह के नाम से जानते हैं आज। ठीक है, तो सवाई जय सिंह को सवाई की उपाधि किसने दी थी, तो फ़र्रुखशियर ने ही दी थी। ठीक है, और अगला, सर जॉन शर्मन अपने दल के साथ इन्हीं के दरबार में आया था। याद रखिएगा, होता क्या है कि 1717 में एक राजदूत आता है ब्रिटेन का भारत में। किसके दरबार में, फ़र्रुखशियर के दरबार में, अपने कंपनी के लिए कुछ छूट, अपने टैक्स में छूट लेने के लिए आता है। कौन आता है, सर जॉन शर्मन। ये भी पूछा गया है कि सर जॉन शर्मन किसके शासनकाल में आया था, तो फ़र्रुखशियर के शासनकाल में 1707 में। और इसी के साथ इसी के दल में एक डॉक्टर हैमिल्टन नाम का आदमी भी आता है, जो कि डॉक्टर रहता है। और होता क्या है कि जब ये फ़र्रुखशियर के दरबार में आते हैं तो फ़र्रुखशियर उस समय एक जानलेवा बीमारी से पीड़ित था। मतलब उसको बहुत भयानक बीमारी हुई थी जिसका इलाज कहीं से भी नहीं हो पा रहा था। तो इसी के बीमारी का इलाज इस डॉक्टर ने कर दिया था और इसका इलाज करके फ़र्रुखशियर को अच्छा कर दिया था। ठीक है, डॉक्टर हैमिल्टन ने फ़र्रुखशियर को जानलेवा बीमारी से निरोग कर दिया था, मतलब उसको अच्छा कर दिया था। और इसी से खुश होकर के फ़र्रुखशियर ने 1717 में एक शाही फरमान जारी किया था, जिसके बारे में आप लोग सब लोग जानते हैं कि उस शाही फरमान को आज ब्रिटेन के इतिहास में मैग्ना कार्टा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इसी की खुशी में फ़र्रुखशियर ने 1717 में एक शाही फरमान जारी करता है। और इस शाही फरमान में वह इस ब्रिटिश कंपनी को 3 सबसे बड़ी छूट देता है। ब्रिटिश के इतिहास में, पूरे यूरोपीय कंपनियों के इतिहास में इतनी बड़ी छूट आज तक किसी कंपनी को नहीं मिली थी जो आज इसको मिली है। ठीक है, तो ये क्या छूट थी, इन्होंने क्या कौन सा छूट दिया था, तो उसके बारे में हम लोग जानते हैं। ये 3 पॉइंट कौन कौन सा था, तो ये पहला पॉइंट था फ़र्रुखशियर के शाही फरमान में 3 पॉइंट कौन कौन सा था। तो पहला पॉइंट था आपका कि 3,000 रुपये वार्षिक कर लेकर इन्होंने पूरे बंगाल में व्यापार करने का आदेश दे दिया था। ठीक है, 3,000 रुपये वार्षिक कर लेकर के बंगाल में व्यापार करने का, मुक्त व्यापार करने का आदेश दे दिया था कि आप हर साल हमको सिर्फ और सिर्फ 3,000 रुपया टैक्स देंगे और बाकी पूरे साल आप जितना व्यापार करना चाहते हैं कर सकते हैं। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, सूरत में पूरी तरीके से मुक्त व्यापार करने का आदेश दे दिया कि वार्षिक आप हमको 10,000 रुपया टैक्स दीजिए और पूरे साल सूरत में व्यापार करिए। ठीक है, और तीसरा क्या था कि बम्बई में अंग्रेज़ द्वारा जो सिक्के चलाए जा रहे थे उसे पूरे भारत में चलाने का आदेश दे दिया गया। ठीक है, तो बम्बई में जो सिक्के चलाए जा रहे थे उसे पूरे भारत में चलाने का आदेश दे दिया गया। तो यही 3 सबसे बड़ी छूट अंग्रेज़ के लिए थी। ठीक है, और इसी छूट को ब्रिटिश इतिहास में मैग्ना कार्टा के नाम से जाना जाता है। देखिए यहाँ लिखा हुआ भी है कि इसे मैग्ना कार्टा के नाम से ये लोग जानते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखिएगा। अब आइए आगे, 17 का तो हो गया। 1716 में क्या होता है कि इन्होंने बंदा बहादुर की हत्या कर दी थी। तो आपसे पूछा जाता है कि बंदा बहादुर की हत्या किसने करवाई थी, जो कि सिख में आते हैं। तो इनकी हत्या फ़र्रुखशियर ने ही करवाई थी फांसी दे करके। कब, 1716 में। ठीक है, 1716 में बंदा बहादुर की हत्या किसने की थी, तो फ़र्रुखशियर ने करवाई थी। 1719 में सैयद बंधु और पेशवा के बीच एक संधि होती है। ठीक है,
जिस तरीके से फ़र्रुखशियर ने एक शाही फरमान जारी किया था और उसको मैग्ना कार्टा के नाम से जाना जाता है, उसी तरीके से क्या होता है कि सैयद बंधु और पेशवा के बीच एक संधि होती है और उसी संधि को मराठाओं का मैग्ना कार्टा के नाम से जाना जाता है। वो मराठाओं के लिए एक बहुत बड़ी संधि थी और इसीलिए इसे मैग्ना कार्टा के नाम से जाना जाता है। और ये बात किसने कही थी? तो अंग्रेज़ एक रिचर्ड टेम्पल थे, इन्होंने ही यह बात कही थी कि जो पेशवा और सैयद बंधुओं के बीच जो संधि हुई थी वह मराठाओं के लिए मैग्ना कार्टा के रूप से जाना जाता है। ठीक है, तो इसको भी ध्यान में रखना है। और आगे आइए, सैयद बंधु मराठाओं के साथ मिलकर फ़र्रुखशियर की हत्या कर देते हैं। फिर आगे क्या होता है कि जब सैयद बंधु और मराठाओं के बीच जब दोस्ती हो जाती है तो ये दोनों क्या करते हैं कि एक साथ मिल करके और फ़र्रुखशियर की फिर हत्या कर देते हैं 1719 में। ठीक है, सैयद बंधुओं का काम ही था कि वे राजा बनाते थे, फिर उनकी हत्या करके फिर दूसरे को राजा बनाते थे, फिर उनको राजा बना के फिर उनकी हत्या करके फिर दूसरे को बनाते थे। और यही वजह है कि उनको किंग मेकर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो सैयद बंधु किसके साथ मिलकर? मराठाओं के साथ मिलकर फ़र्रुखशियर की हत्या कर देते हैं और एक नया राजा दूसरे को बना देते हैं। तो अब अगला राजा कौन बनता है? तो रफ़ी-उद-दौला आते हैं 1719 में। इन लोग उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस खाली याद रखना है, ध्यान रखना है कि 1719 में ये आते हैं, 6 महीने के लिए आते हैं, 6 माह के लिए। और ये भी बीमारी, टीबी की बीमारी के कारण इनकी मृत्यु हो जाती है। और याद रखिएगा कि इन्हें शाहजहाँ द्वितीय के नाम से भी जाना जाता है। रफ़ी-उद-दौला को शाहजहाँ द्वितीय के नाम से भी जाना जाता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिएगा, ये एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, कि शाहजहाँ द्वितीय के नाम से किसे जाना जाता है? तो रफ़ी-उद-दौला को। उसके बाद आते हैं रफ़ी-उद-दरजात, ये भी 1719 में 6 महीने के लिए आते हैं और ये भी किसी बीमारी के कारण इनकी मृत्यु हो जाती है और वो भी चले जाते हैं। ठीक है, तो अब उसके बाद 1719 के बाद अब आते हैं अगले राजा मुहम्मद शाह। इनको भी राजा कौन बनाता है? तो सैयद बंधु ही बनाते हैं। ठीक है, सैयद बंधु ही ये इनको राजा बनाते हैं। तो यहाँ देखिए इनके बारे में लिखा हुआ भी है कि मोहम्मद शाह, जिनको हम लोग रंगीला बादशाह के नाम से जानते हैं, ठीक है, ये 1719 से लेके 48 तक राज करते हैं। ठीक है, तो इन्हीं को राजा कौन बनाता है? तो सैयद बंधु, यहाँ लिखा हुआ है सैयद बंधु के सहयोग से ये राजा बनते हैं। रंगीला बादशाह के नाम से इनको जाना जाता है। ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा रंगीले मिजाज की थी। ठीक, अब आ गया ये, इनका मूल नाम क्या था? रोशन अख्तर। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्वेश्चन इससे बहुत बार बने हैं कि रोशन अख्तर किसका मूल नाम है, ये पूछा जाता है। तो मोहम्मद शाह का। तो इसमें अक्सर लोग कंफ्यूज होते हैं कि मोहम्मद शाह का नाम था या अहमद शाह का। तो मोहम्मद शाह का मूल नाम क्या था? रोशन अख्तर। ठीक है, मोहम्मद शाह के बाद अहमद शाह आएंगे। ठीक है, तो रोशन अख्तर का किसका मूल नाम था? तो मोहम्मद शाह का। ठीक, अब एक और पॉइंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आता है, वो क्या? कि जिस सैयद बंधुओं ने इनको राजा बनाया था और जिन्हें किंग मेकर के नाम से जाना जाता है, इन्हीं का पतन, मतलब इन्हीं की हत्या किसने करवा दी थी? तो यही मोहम्मद शाह ने ही करवा दी थी। मोहम्मद शाह को हुआ क्या कि मोहम्मद शाह को एक डर था कि यह जो सैयद बंधु हैं ये खुद राजा बनवाते भी हैं और फिर अपने हत्या करके फिर दूसरे को राजा बनवा देते हैं। तो इन्हीं का डर था कि कहीं मेरी भी हत्या करके किसी और को ना बनवा दे, तो इसीलिए इन्होंने सैयद बंधुओं का ही पतन करवा दिया, उनको मरवा दिया। ठीक है, तो आपसे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं कि सैयद बंधुओं का पतन किसने करवाया? तो आपको याद रखना है मोहम्मद शाह ने करवाया। ठीक है, तो सैयद बंधुओं का पतन किसने करवाया था? मोहम्मद शाह ने। याद रखिएगा इस चीज़ को। ठीक, इसके शासनकाल में नादिर शाह का आक्रमण हुआ था। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नादिर शाह का आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था? मोहम्मद शाह के काल में। इसके बारे में हम लोग आइए डिटेल में पढ़ते हैं। नादिर शाह कौन थे? तो होता क्या है कि 1739 में भारत पर आक्रमण होता है एक नादिर शाह का। तो नादिर शाह था कौन? तो नादिर शाह एक ईरानी शासक था। ठीक है, ईरान का राजा था नादिर शाह, जो कि लूटने के लिए वो भारत पर आक्रमण करता है। ठीक है, तो वह 1739 में सबसे पहली बार किसके शासनकाल में? तो मोहम्मद शाह के शासनकाल में ये आक्रमण करता है। ठीक है, और बहुत सारा चीज़ लूट करके चला जाता है वापस। ठीक है, तो इसके बारे में भी पूछा जाता है कि मोहम्मद शाह मात्र एक ऐसा मुग़ल बादशाह था जिसको विदेशियों ने बंदी बना लिया था। मतलब कि नादिर शाह ने आके आक्रमण किया था और आक्रमण करके इसको दिल्ली में बंदी बना दिया था मोहम्मद शाह को, और खूब ढेर सारा धन लूट करके ये वापस चला गया था। ठीक है, तो नादिर शाह, और यहाँ पर नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन भी कहा जाता है। इस चीज़ को याद रखिएगा कि ईरान का नेपोलियन कहा जाता है नादिर शाह को।
ठीक है। और जब वो भारत आता है तो दो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ लूट करके लेके जाता है। क्या? मुगल शाह का का एक मयूर सिंहासन था, ठीक है, जिसको हम लोग तख्ते ताउस के नाम से भी जानते हैं। तो इससे लूट करके वह ले गया था, मतलब कि इसको उठा के ले गया था, ठीक है। तो मयूर सिंहासन जिस पर राजा लोग बैठते थे, ठीक है, तो इसको ले जाने वाला कौन था? तो यही नादिर शाही था, ठीक है। तो नादिर शाह ने क्या क्या लेके गए थे? तो मयूर सिंहासन उठा लेके चला गया था, जिसे हम लोग तख्ते ताउस कहते हैं। और इस सिंहासन में जो कोहिनूर हीरा लगा हुआ था, इसे भी वो चुरा के ले गया था, ठीक है। तो मतलब मयूर सिंहासन और कोहिनूर हीरा लूट करके ले जाने वाला कौन था? तो नादिर शाह था, ईरानी शासक, ठीक है। और आपसे एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि सबसे आखिर बार तख्ते ताउस मतलब मयूर सिंहासन पर बैठने वाला राजा कौन था? तो यही था मोहम्मद शाह। सबसे आखिर बार जो मुग़ल राजा जो मयूर सिंहासन पर बैठे थे वो कौन थे? तो मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह ये आखिर राजा थे, और इनके बाद नादिर शाह जो था वो इसे उठा के ले गया था, ठीक है। यहाँ पर देखिए बता भी रहा है कि मयूर सिंहासन पर अंतिम बार बैठने वाला मुग़ल बादशाह कौन था? तो मोहम्मद शाह। अब एक ही चीज़ को हम आपको इतनी बार बता दे रहे हैं कि अब आपको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस एक बार आप वीडियो देखिए और आपको पूरा की पूरा माइंड में बैठ जाएगा, ठीक है। आपको किताब पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और इसी वजह से हम आप लोगों के लिए वीडियो बना भी रहे हैं, ताकि आप लोग खेल खेल में सारा चीज़ पढ़ लें। चलिए, तो क्या क्या चीज़ के बारे में हम लोग अभी तक पढ़ चुके हैं? तो हम लोग कौन कौन से राजा के बारे में भी पढ़ चुके हैं? बहादुर शाह प्रथम, जहांदार शाह, फर्रुखशियर, और उसके बाद आते हैं रफ़ीउद्दौला, रफ़ीउद्दरजाद 6-6 महीने के लिए। उसके बाद आते हैं मोहम्मद शाह रंगीला, ठीक है। अब आपका अगला आएगा अहमद शाह, ठीक है। इसको पूरा हम कर ही देते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको अगले वीडियो में देंगे, ठीक है। अब आइए आगे। अब आगे आते हैं आपको अहमद शाह। आगे बढ़ा जाना, कोई ज़्यादा दिक्कत तो नहीं ना है? बोरिंग तो नहीं ना हो रहा आप लोगों को? अभी और कितने राजा बचे हैं? अहमद शाह बचे हुए हैं अभी, आलमगीर द्वितीय हैं, शाह आलम द्वितीय हैं, अकबर द्वितीय हैं, बहादुर शाह जफ़र हैं। ये यहाँ तक इतने राजा हैं। उसके बाद फिर आपके आ जाते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जितने बन रहे हैं वो इतने यहाँ पर हम दे दिए। तो हम सोच रहे हैं कि इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि आपका आधा घंटा का वीडियो हो गया। इससे ज़्यादा अगर आपका वीडियो जाएगा तो आप लोगों का मन नहीं करेगा पढ़ने का, ठीक है। तो इसको 2 पार्ट में हम कर देते हैं। एक पार्ट में आपका मोहम्मद शाह तक हो गया है, और अगले पार्ट में हम क्या करेंगे कि अहमद शाह से लेकर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तक हम आपको पूरा बता देंगे, ठीक है, ताकि आप लोगों को ज़्यादा बोरिंग भी फील नहीं हो। थोड़ा थोड़ा करके आप लोग पढ़ लें अच्छे से। अगर आपको ये नहीं समझ में आया तो इसी वीडियो को फिर से दोबारा देख लीजिएगा, और उसके बाद फिर अगले वीडियो में हम अहमद शाह से लेकर के आएंगे। अहमद शाह से लेकर के और पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उसमें अटेम्प्ट करवा देंगे, ठीक है। तो चलिए चलते हैं हम। प्लीज़ 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 लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ये करना भूलें नहीं, ताकि हम लोग आगे वीडियो लेकर आते रहें। चलिए, धन्यवाद।